गुड मॉर्निंग बच्चों। तो गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम जो फिजिक्स की जो क्लास है 11th क्लास, उसके लिए अपना न्यू टॉपिक और न्यू लेसन लेके आए हैं। आज अपना जो लेसन है वो लेसन नंबर 4 है, समतल में गति। कौन सा है? समतल में गति। तो समतल में गति से पहले हमने मात्रक और मापन के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो उसमें हमने भौतिक राशियों के बारे में जाना था। तो अपनी भौतिक राशियां क्या होती हैं इसका आपको पहले पता चल चुका है कि वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, उन सब राशियों को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। तो दिशा के आधार पर अपनी भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो आपकी सदिश राशि, एक आपकी अदिश राशि और एक होती है परदिश राशि। तो अपनी देखो, सदिश राशि वे राशियां जिसका आपको दिशा और परिमाण दोनों आपको पता होती हैं, ठीक है। उन राशियों का आप बोलोगे सदिश राशियां, और जिसका आपको दिशा नहीं होती है उन राशियों को आप क्या बोलोगे? अदिश राशियां। और परदिश राशियां अपनी वे राशियां होती हैं जो सदिश ना तो अदिश राशि होती है ना परदिश राशि होती है। उनकी दिशाएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न, और भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए उनका परिमाण भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो ऐसी राशियों को आप बोलते हो परदिश राशियां। तो सबसे पहले आज लिखोगे आप भौतिक राशियां, हेडिंग डालोगे भौतिक राशियां। तो पहले भौतिक राशियों को लिखोगे कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये आपकी भौतिक राशियां कहलाएंगी। तो दिशा के आधार पर अपनी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो नीचे लिखो, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 लिखोगे आप अदिश राशि। नंबर 2 लिखोगे सदिश राशि। और नंबर 3 लिखोगे परदिश राशि। ये आपकी 3 राशियां होती है, समझ गए? तो एक बार आप इसको पॉज करके नोट करो, फिर एक एक अपनी अदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि और परदिश राशि एक एक का हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो एक बार इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, सबसे पहले अपनी है अदिश राशि। तो अदिश राशि के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नंबर 1
अदिश राशि। तो अदिश राशि मैंने आपको पहले भी बताई है कि वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसकी? केवल परिमाण और उसके मात्रक की आपको आवश्यकता होती है। उन राशियों को आप क्या बोलते हो? अदिश राशि बोलते हो। जैसे आपका समय है, ठीक है, तो समय आपकी अदिश राशि होगी। दूरी है तो दूरी भी आपकी अदिश राशि होगी। कार्य है, ऊर्जा है, दाब है, चाल है, ताप है, ये सब क्या है? आपकी अदिश राशियां हैं। तो मैंने क्या कहा कि वे राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल उसके परिमाण की आपको आवश्यकता होती है। तो इसको लिखोगे इस प्रकार से कि वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे आपकी अदिश राशियां कौन कौन सी होंगी? तो जैसे लिखोगे आप, जैसे आपका समय है, तो समय क्या है भाई? आपकी हमेशा क्या होती है? अदिश राशि होती है। जैसे आपकी दूरी है तो दूरी भी आपकी क्या होती है? अदिश राशि। जैसे चाल है तो चाल भी अपनी क्या होती है? अदिश राशि होती है। जैसे अपना दाब है तो दाब भी अपनी अदिश राशि। जैसे ताप है, ताप भी अपनी क्या? अदिश राशि। जैसे कार्य है तो कार्य भी अपनी क्या होगी? अदिश राशि होगी। ऊर्जा है, ये भी आपकी क्या होगी? अदिश राशि होगी, ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या है? अपनी अदिश राशियां हैं। समझ गए? केवल इनमें क्या आता है? केवल परिमाण आता है इनका। समझ गए? और जैसे अपना कार्य है तो कार्य को कैसे लिखोगे? 10 जूल। तो 10 तो इसका क्या हो गया? परिमाण, और जूल इसका क्या हो गया? मात्रक, ठीक है। तो केवल इसमें क्या प्रति आपको परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, दिशा की इसमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? तो ये आपकी क्या होती है? अदिश राशि। अब देखो दूसरी है अपनी सदिश राशि। सदिश राशि। अब देखो सदिश राशियों को आप किस प्रकार से बोलोगे कि वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, तो पूर्णतया व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ इसके किसकी जरूरत पड़ेगी? दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। तो उन राशियों को आप क्या बोलोगे? सदिश राशियां बोलोगे। जैसे अपना विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, ठीक है, संवेग है, ये सब आपकी क्या होती हैं? सदिश राशियां होती है, जिसमें आपका परिमाण के साथ साथ दिशा की भी क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो ऐसी राशियों को आप क्या बोलोगे? सदिश राशियां बोलोगे। समझ गए? तो इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार से नोट करोगे कि वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ
दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। राशियां कहलाती हैं। जैसे, तो जैसे आप नोट करोगे कि भाई जैसे अपना, तो जैसे मैंने बताया आपको विस्थापन है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि, ये सब क्या है आपकी सदिश राशियां होती है, जिसमें परिमाण के साथ साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता होती है। समझ गए। अब देखो तीसरी प्रकार की राशि, अपने 11वीं क्लास में केवल दो ही राशियां चलती हैं, एक अदिश राशि और दूसरी परदिश राशि। ठीक है। हाई, जैसे आप हाई लेवल पे जाते हो तो एक राशि और पढ़ते हो, वो है आपकी नंबर 3 परदिश राशि। तो मैंने क्या बताया भैया आपको, परदिश क्या बताया कि अपनी वे राशियां जिनमें स्वयं की कोई दिशा नहीं होती है, वे राशियां जिनमें स्वयं की कोई दिशा नहीं होती है तथा भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके परिमाण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो ऐसी राशियों को आप क्या बोलते हो, परदिश राशियां बोलते हो। जैसे आपका जड़त्व आघूर्ण है, जैसे आपकी विद्युतशीलता है, जैसे आपकी चुंबकशीलता है, ये आपकी सब क्या होती है, परदिश राशियां होती है। समझ गए। तो कैसे लिखोगे, वे राशियां जिनमें स्वयं की कोई दिशा नहीं होती है, वे राशियां जिनमें स्वयं की कोई दिशा नहीं होती है तथा भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके परिमाण भिन्न भिन्न होते हैं। परदिश राशियां कहलाती हैं। परदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लिखोगे आप, जैसे जड़त्व आघूर्ण, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, इत्यादि। तो ये आपकी क्या होती है, परदिश राशि। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी दिशा के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। तो इसको एक बार पॉज करके आप क्या कर लो, नोट कर लो जल्दी।
तो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो सदिश राशियों के प्रकार, ये अपनी सदिश राशियां हैं वो कितने प्रकार की होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो न्यू हेडिंग डालोगे नीचे, सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशियों के प्रकार। अब देखो आपकी सदिश राशियां हैं वो बहुत प्रकार की होती है, जैसे आपका समांतर सदिश होते हैं, आपके समान सदिश होते हैं, तुल्य सदिश होते हैं, असमान सदिश होते हैं, ठीक है, शून्य सदिश होते हैं। इस प्रकार के बहुत प्रकार के आपके सदिश होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आप लिखोगे समांतर सदिश। नंबर 1 समांतर सदिश। तो अपना समांतर सदिश क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपने इस प्रकार के सदिश जिनकी दिशा तो क्या होती है, समान, जिनकी दिशा तो क्या होगी, समान, और उनके परिमाण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऐसे सदिशों को हम क्या बोलते हैं, समांतर सदिश बोलते हैं। कैसे सदिश, जिनकी दिशा तो समान होगी लेकिन परिमाण उनके क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। ऐसे सदिशों को आप क्या बोलोगे, समांतर सदिश बोलोगे। तो लिखोगे वे सदिश जिनकी दिशा तो समान हो, दिशा तो समान हो, परंतु परिमाण अलग अलग हो, परिमाण अलग अलग हो, समांतर सदिश कहलाते हैं। तो देखो समांतर सदिश इस प्रकार से आएंगे अपने, ये आपका कोई सदिश है कैपिटल ए सदिश, दूसरा आपका सदिश है ये आपका बी सदिश। अब देखो इन दोनों ए सदिश और बी सदिश में दोनों की दिशा तो क्या है, समान है, लेकिन परिमाण देखो इन दोनों की लंबाई है वो क्या है, अलग अलग है। परिमाण हो गया लंबाई का मतलब इसका, तो यह आपका क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे सदिशों को आप क्या बोलते हो, समांतर सदिश बोलते हो। समझ गए, ठीक है। तो ऐसे सदिशों को आप बोलोगे समांतर सदिश। आगे अपना है समान या तुल्य सदिश। नंबर 2 समान या तुल्य सदिश। तो समान या तुल्य जो अपने सदिश होंगे वो कौन से होंगे, आपके ऐसे सदिश जिनकी दिशा तथा परिमाण दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे सदिशों को हम बोलते हैं समान सदिश या तुल्य सदिश। दिशा और परिमाण दोनों के समान होने चाहिए इसमें। तो ऐसे सदिशों को आप क्या बोल दोगे, समान या तुल्य सदिश बोल दोगे। तो लिखोगे वे सदिश जिनकी दिशा तथा परिमाण दिशा तथा परिमाण दोनों समान हो,
समान हो, समान या तुल्य सदिश कहलाते हैं। देखो इस प्रकार से जो समान और तुल्य सदिश होंगे वो आपके दोनों, जैसे आपका ए सदिश है और ये आपका नीचे कोई बी सदिश है, दोनों की दिशा और दोनों की लंबाई बराबर है, यानी परिमाण दोनों का क्या है, समान है। तो ऐसे सदिशों को आप क्या बोलोगे, समान या तुल्य सदिश बोलोगे। समझ गए? तो जल्दी एक बार आप इसको पॉज करके नोट कर लो। तो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो अगला अपना सदिश है असमान सदिश। अगला है अपना नंबर 3 असमान सदिश। तो असमान सदिश कौन सा होगा भाई, अपने वे सदिश जिनका परिमाण तो क्या होता है समान, लेकिन दिशा दोनों की क्या होती है, विपरीत होती है। ऐसे सदिश को आप क्या बोलते हो, असमान सदिश बोलोगे। तो लिखोगे वे सदिश जिनके परिमाण समान वे सदिश जिनके परिमाण समान व दिशा भिन्न भिन्न हो, दिशा भिन्न भिन्न हो अथवा दोनों भिन्न भिन्न हो, अथवा दोनों भिन्न भिन्न हो, असमान सदिश कहलाते हैं। कहलाते हैं। अब देखो अपना, मैंने कहा कि वे सदिश जिसके परिमाण समान और दिशा क्या हो भिन्न भिन्न, ऐसे परिमाण तो समान, आपका ये ए सदिश और ये आपका बी सदिश। देखो परिमाण दोनों की लंबाई बराबर है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, या फिर आपका परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, भिन्न भिन्न, जैसे आपका ये आपका ए सदिश और ये आपका बी सदिश। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, असमान सदिश होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ए सदिश और ये आपका बी सदिश, दिशा अलग अलग और परिमाण बराबर। समझ गए? ऐसे सदिशों को आप क्या बोलोगे, असमान सदिश बोलोगे। समझ गए? अब देखो अगला है अपना विपरीत सदिश। तो वे सदिश जिनका क्या होता है, परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, उन्हें आप क्या बोलोगे, विपरीत सदिश बोलोगे। तो नीचे नंबर 4
विपरीत सदिश। लिखोगे वे सदिश जिनका परिमाण समान परिमाण समान हो तथा दिशा विपरीत हो। विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो विपरीत सदिश कैसे? जैसे दोनों के परिमाण तो समान है, ये आपका ए सदिश है, ठीक है, और ये आपका बी सदिश है। देखो दिशा दोनों की विपरीत है, समझ गए, और दोनों के परिमाण क्या है? बराबर हैं। तो ऐसे सदिश अपने क्या कहलाएंगे? विपरीत सदिश कहलाएंगे। समझ गए? तो एक बार पॉज करके आप इसको भी नोट कर लो। अब देखो अगला है अपना शून्य सदिश। शून्य सदिश तो शून्य सदिश क्या होता है भाई? वे सदिश जिनका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है, उसको आप क्या बोलते हो? शून्य सदिश बोलते हो। तो लिखोगे ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। तो ये आपका शून्य सदिश हो गया, जिसका परिमाण ही क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे सदिश को आप बोलोगे शून्य सदिश। अगला है अपना एकांक सदिश। एकांक सदिश तो अपना देखो इंपॉर्टेंट सदिश है, ये हमेशा आपको काम में आएगा, तो इसको अच्छे से समझना। तो वे सदिश जिनका परिमाण कितना होता है? एक होता है। एकांक का मतलब एक। इसको आप इकाई सदिश भी बोल सकते हो, इंग्लिश में बोलो तो इसको यूनिट वेक्टर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एकांक सदिश वे सदिश जिनका परिमाण क्या होता है? एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। अर्थात किसी सदिश राशि में उस सदिश राशि का क्या, किसी सदिश राशि में उस सदिश राशि का परिमाण का क्या करें? भाग दें। तो प्राप्त जो आपका सदिश होगा वो सदिश आपका क्या कहलाता है? एकांक
सदिश कहलाता है। इस एकांक सदिश से जो अपना एकांक सदिश है, तो उस एकांक सदिश के परिमाण के ऊपर क्या लगाया जाता है, केप लगा दिया जाती है। कि क्या लगाई जाएगी, इस प्रकार से केप लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो उस सदिश को वो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो इसको इस प्रकार से आप लिखोगे, वे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है, वे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है, एकांक सदिश कहलाता है। अर्थात किसी सदिश राशि में, किसी सदिश राशि में उस सदिश राशि के परिमाण या उसके परिमाण का भाग दिया जाए तो प्राप्त सदिश एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। अब आपका जो एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश का जो कोई भी आपका परिमाण है, उस परिमाण के ऊपर हम क्या लगा दें, केप लगा दें। ठीक है, तो वो इसको प्रदर्शित करेगा। तो नीचे लिखना, इसे सदिश के परिमाण के ऊपर केप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अपना जो यूनिटी वेक्टर है उसको आप कैसे प्रदर्शित करोगे। जैसे आपका एकांक सदिश है क्या, ये कोई भौतिक राशि है, उसका परिमाण, सदिश राशि का क्या है, परिमाण। और इस परिमाण के ऊपर हम क्या लगा दे, केप लगा दे। परिमाण पे हमने क्या लगा दिया, केप, एक केप। तो एक केप इक्वल टू क्या होगा, सदिश राशि और उस सदिश राशि के परिमाण का अनुपात। यानी आपके पास सदिश राशि है ए सदिश और इस ए सदिश का परिमाण, तो ए सदिश का परिमाण, यह आपका क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है। समझ गए, यह आपका यूनिटी वेक्टर हो गया। यह हमेशा आपको बार बार काम में आएगा, तो अच्छे से इसको समझना है। तो एक बार जल्दी से इसे पॉज करके आप क्या कर लो, नोट कर लो। हो गया, चलो। तो ये अपने सदिश राशियों के क्या हो गए, प्रकार हो गए।
अब इस सदिश राशियों का हम क्या करेंगे, संयोजन करेंगे। सदिश राशियों का क्या करेंगे, संयोजन। तो आगे हेडिंग डालोगे सदिशों का संयोजन। सदिशों का संयोजन। अब देखो, सदिशों का संयोजन करते समय आपको निम्न बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो मैं बता रहा हूं। तो नंबर 1 पहली अपनी बात है कि यदि आप किसी सदिश राशि को आकाश के समांतर उसके परिमाण को अपरिवर्तित रखते हुए उसको क्या कर रहे हो, विस्थापित कर रहे हो, तो उसका जो परिमाण है वो कभी बदलेगा नहीं। समझ गए, परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आकाश के समांतर आप कोई सदिश राशि है तो उसके परिमाण को अपरिवर्तित करे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जा रहे हो, तो उसका परिमाण हमेशा क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। पहली बात ये है। दूसरी, दो सदिश राशियों के आप क्या करते हो, संयोजन करते हो। ठीक है, तो प्राप्त राशि भी आपको क्या मिलती है, सदिश राशि मिलती है। दो सदिश राशियों को आपस में जोड़ोगे आप, तो आपको जो राशि मिलेगी वो भी आपको क्या मिलेगी, सदिश राशि ही मिलेगी। ये दूसरी इसकी ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, तीसरी इसकी बात आपको ध्यान रखनी है कि समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का ये हमेशा क्या होता है, संयोजन। समान जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों को समान, जैसे बल तो समान है दोनों। जैसे आपका वेग है तो वेग से वेग ही आपका जुड़ेगा, बल से बल ही का ही क्या होगा, संयोजन होगा। तो समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का ही हमेशा क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है। तो हमेशा इन तीन बातों का आप हमेशा ध्यान रखोगे। कब, जब आप सदिशों का क्या कर रहे हो, संयोजन कर रहे हो। तो नीचे लिखोगे सदिशों का संयोजन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात आप लिखोगे, यदि किसी सदिश सदिश को आकाश के समांतर उसका परिमाण अपरिवर्तित रखते हुए कहीं भी विस्थापित किया जाए तो क्या रहता है, परिमाण अपरिवर्तित रहता है। तो लिखोगे नीचे, सदिश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किया जाए तो सदिश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि दो सदिश राशियों के संयोजन
लिखो 2 सदिश राशियों के संयोजन से प्राप्त राशि बी सदिश राशि प्राप्त राशि भी सदिश राशि होती है। समझ गए? दो सदिश राशियों का आप संयोजन कर रहे हो तो उससे प्राप्त जो राशि आपको मिलेगी वो भी आपकी क्या होगी? सदिश राशि होगी। आगे नंबर 3 है समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का ही संयोजन किया जाता है। किया जाता है। जैसे बल और बल, इनका ही संयोजन किया जाएगा। जैसे आपका वेग और वेग, तो वेग का ही क्या किया जाएगा? संयोजन किया जाएगा। तो अपने समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का ही क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है। तो इन 3 बातों का आप हमेशा संयोजन करते समय आप ध्यान रखोगे। तो तीनों बातों को एक बार पॉज करके आप क्या कर लो? नोट कर लो। फिर हम आगे अपने सदिशों का जो संयोजन है, इनके नियम है वो नियम पढ़ेंगे। क्या क्या नियम है संयोजन के? चलो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो सदिश का संयोजन करने वाले नियम कौन कौन से हैं? तो लिखोगे सदिशों का संयोजन निम्न नियमों के आधार पर किया जाता है। अब देखो सदिशों का संयोजन करने के नियम कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला अपना जो नियम है सदिश का संयोजन करने का, तो पहला अपना नियम लिखना नंबर 1, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। देखो सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम आगे भी आपको बहुत काम में आएगा ये, ठीक है? तो ढंग से आप इसको समझ के आपको पढ़ना है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम क्या है, क्योंकि बार बार ये आपको ये नियम काम में आएगा, ठीक है? तो इस नियम के अनुसार अपने सदिश संयोजन का त्रिभुज जो नियम है, तो इस नियम के अनुसार अपने कोई भी 2 सदिश है तो 2 अपने जो क्रमागत भुजाओं को इस प्रकार से 2 सदिश हैं वो क्या करें? 2 क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं।
तो विपरीत क्रम में जो तीसरी भुजा होती है वो उन सदिशों के योग के बराबर होती है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? और जैसे दो क्रमागत सदिश मेरे कहने का मतलब है त्रिभुज, ये अपना त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका ए बी और सी। तो इसके दो क्रमागत, जैसे आपका ये आपका पी सदिश है और ये आपका क्यू सदिश है, ये आपके दो क्रमागत हो गए। क्रमागत दो भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा आपकी ये है, तो इन दोनों का योग है वो किसके बराबर रहेगा? इस आर के बराबर होगा। यानी आपका जो आर सदिश होगा वो किसके बराबर होगा? पी सदिश प्लस क्यू सदिश के बराबर होगा। यही आपके त्रिभुज का क्या है? संयोजन का नियम है। तो इस नियम को आप इस प्रकार से लिखोगे कि इस नियम के अनुसार ऐसे लिखोगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार त्रिभुज की दो क्रमागत, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में, क्रमागत भुजाओं के रूप में दो सदिशों को व्यक्त करें, दो सदिशों को व्यक्त करें, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में योग के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है, यह आपका त्रिभुज का क्या है? संयोजन का नियम है। अब देखिए, मैं अभी आपको त्रिभुज बना के बताया, जैसे आपका यह त्रिभुज है इस प्रकार से, ये त्रिभुज आपका ए बी और सी। तो ये आपका जो सदिश है वो आपका पी सदिश, ये वाला जो सदिश है वो आपका है क्यू सदिश। तो ये विपरीत क्रम में आपका सदिश है आर सदिश। ठीक है, तो दो क्रमागत भुजा ये है अपनी, तो इन दोनों क्रमागत भुजाओं का जो योग है वो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा है, ठीक है, उसके बराबर होगा। यानी आपका आर सदिश किसके बराबर होगा? पी सदिश प्लस क्यू सदिश। समझ गए? यानी आपकी जैसी भुजा क्या है? ए बी सदिश प्लस क्या है? बी सी सदिश इक्वल टू क्या है भाई? ए सी सदिश इक्वल टू क्या रहेगा? ए सी सदिश रहेगा। तो अपना ए बी तो क्या है? पी सदिश प्लस ये आपका क्या? बी सी क्या है भाई? क्यू सदिश, और इक्वल टू आपका ए सी क्या रहेगा? आर सदिश। यही आपका क्या है? त्रिभुज के संयोजन का नियम है। तो इसको एक बार पॉज करके आप क्या कर लो? नोट कर लो। तो ये आपके सदिश संयोजन का त्रिभुज का जो नियम है वो हो गया। दूसरा लिखोगे सदिश संयोजन का
समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम। तो सदिश संयोजन का जो अपना समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसके बारे में भी आप यहां स्टडी करोगे। ये आज नियम भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको फिजिक्स में काम में आएगा, तो इसको भी ढंग से समझना है आपको। ठीक है, तो अपने दो सदिशों को आप क्या करते हो, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से व्यक्त करें, तो उन आसन भुजाओं का जो विकिरण आता है वो विकिरण इन दोनों सदिशों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कैसे लिखोगे आप, इस प्रकार से लिखोगे, यदि दो सदिशों को, यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं, दो आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो इनके कटान बिंदु से, इनके कटान बिंदु से, कटान बिंदु से जाने वाला विकिरण, कटान बिंदु से जाने वाला विकिरण सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। कैसे, देखो इस प्रकार से कोई समांतर चतुर्भुज है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, समान है। तो यह आपका, मान लो यह आपका पी सदिश है और यह समांतर चतुर्भुज है ABCD, ऐसे मान लो ABCD, और यह आपका क्या है, क्यू सदिश है। तो इन दोनों के कटान बिंदु, तो कटान बिंदु क्या है, A, तो इस कटान बिंदु A से जाने वाला जो विकिरण है, ये वाला विकिरण, ठीक है, तो इन दोनों के परिमाण और दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है। ये आपका मान लो R सदिश है। समझे कि नहीं समझे, यानी अपना जो R सदिश होगा वो क्या होगा, P सदिश प्लस Q सदिश के बराबर होगा। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज का संयोजन का नियम, एक बार आप पॉज करके क्या कर लो, नोट कर लो। तो आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। एक तीसरा जो नियम है वो आप नोट करो, सदिश संयोजन का बहुभुज नियम।
नंबर 3 है अपना सदिश संयोजन का बहुभुज नियम। ये तीनों ही नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा आप इसको ध्यान में रखना है। तो बहुभुज नियम क्या है? जब दो या दो से अधिक सदिशों को किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं से क्या करें, हम व्यक्त करें, तो अपने बहुभुज की अंतिम भुजा सभी सदिशों के योग के परिमाण को क्या करती है? व्यक्त करती है। समझ गए? तो लिखोगे इसमें दो से अधिक सदिशों को किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो बहुभुज की अंतिम भुजा बहुभुज की अंतिम भुजा सभी सदिशों बहुभुज की अंतिम भुजा, ऐसे लिखो, अंतिम भुजा विपरीत क्रम में सभी सदिशों के योग के परिमाण को व्यक्त करती है। यह अपने बहुभुज का संयोजन का नियम है। अब कैसे? जैसे आपको देखो, यह आपका कोई बहुभुज है, ये कोई आपका बहुभुज है जिसमें बहुत सारी क्या है? भुजाएं होती है, दो से अधिक भुजाएं। तो ये आपको मान लो ए बी सी डी ई और एफ, ये इस दिशा में अपना जो सदिश है वो आपका है पी सदिश, इधर है आपका क्यू सदिश, इधर है एस सदिश, ये आपका टी सदिश, और ये आपका मान लो वी सदिश। तो ये विपरीत क्रम में क्या होगा? आपका आर सदिश। तो इन सब के योग को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। ये कैसे? जैसे मान लो यहां से मैं एक विकिरण खींचूं येलो कटान बिंदु से, तो यहां से देखो ये आपका पी सदिश, ये क्या आएगा? आपका पी सदिश प्लस विपरीत क्रम में आ रहा है पी सदिश प्लस क्यू सदिश। तो ये त्रिभुज के संयोजन का नियम लग गया। यहां से एक भुजा खींच दी मैंने, तो इसकी दिशा, तो इधर आपका जो सदिश होगा वो पी सदिश प्लस क्यू सदिश और ये प्लस एस सदिश, ये आपका हो जाएगा पी सदिश प्लस क्यू सदिश प्लस एस सदिश। यहां से मैं भुजा खींचूं तो इधर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये टी और एड हो जाएगा इसमें, तो ये आपका आ जाएगा पी सदिश प्लस क्यू सदिश प्लस
ए सदिश और प्लस टी सदिश, और यहां में कोई भुजा खींच दूं ऐसे, ये भुजा ये वाली, सॉरी ये आपका आ गया। अब देखो ये वाला इधर है विपरीत क्रम में, तो ये अपना क्या आएगा आर सदिश। तो आर सदिश किसके बराबर हो जाएगा, अपना पी सदिश प्लस क्यू सदिश प्लस एस सदिश प्लस टी सदिश और प्लस ये आपका वी सदिश, इन सब के योग के बराबर आ जाएगा। समझ गए? इसका मतलब है अपना जो आर सदिश होगा वो किसके बराबर आएगा, पी सदिश प्लस क्यू सदिश प्लस एस सदिश प्लस टी सदिश प्लस यू सदिश, ये वी सदिश। तो ये आपके बहुभुज का क्या है, संयोजन का नियम है। तो एक बार पॉज करके इसको भी आप क्या कर लो, नोट कर लो। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इस प्रकार से आपने क्या पढ़े, इसके संयोजन के नियम पढ़े। ठीक है, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम में आएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। एक बार फिर से जो आपने पढ़ा है उसका क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया भौतिक राशियां, तो वे राशियां जिसको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो, उनको क्या बोलोगे, भौतिक राशियां। तो दिशा के आधार पर अपनी भौतिक राशियां मैंने बताई 3 प्रकार की, एक आपकी सदिश राशि, एक अदिश राशि और एक परिदिश राशि। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि सदिश राशियों के प्रकार। ठीक है, तो सदिश राशियों के मैंने अलग अलग प्रकार बताए कि आपका समांतर सदिश होता है, समान सदिश होते हैं, या इनको तुल्य सदिश भी बोलते हो। ऐसे ही आपका असमान सदिश भी होता है, ऐसे ही आपका शून्य सदिश होता है, और ऐसे ही आपका इकाई सदिश होता है। ये हमने सदिश राशियों के क्या पढ़े, प्रकार पढ़े। समझ गए? इसके बाद मैंने संयोजन, तो संयोजन सदिशों का जो संयोजन करते हैं, तो उस समय आपको क्या करनी है, 3 बातें मैंने लिखाई, उन 3 बातों को आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद हमने संयोजन के क्या पढ़े, नियम पढ़े 3। ठीक है, एक तो संयोजन का त्रिभुज नियम, एक संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम, और एक संयोजन का बहुभुज नियम। तो ये तीनों नियम आपको हमेशा याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको काम में आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।